सुप्रभात बच्चों, मैं नेकराज मौर्य, चौधरी MRM मेमोरियल ETT इंस्टीट्यूट पाचनाडी निर्वाणा सूरतगढ़ से। आज की जो अपनी क्लास है वो है DLED प्रथम वर्ष की। विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, और अपना जो प्रकरण है वो है लिखना सीखना। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि महाविद्यालय के अंदर हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर ली थी, पूरी कर चुके थे। उसके बाद में कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण क्लासें बंद थी, और अब जब ऑनलाइन क्लास अपने स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अपने 5वीं यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और 5वीं जो यूनिट है वो है लिखना सीखना। ठीक है, तो आज का जो अपना प्रकरण रहेगा लिखना सीखना, तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लिखना सीखना जो लिखने की कला है उससे संबंधित है। तो अपने स्टार्ट करेंगे लिखने के कौशल का सैद्धांतिक पक्ष से। किससे? लिखने के कौशल का सैद्धांतिक पक्ष। इससे अपने स्टार्ट करेंगे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? 2 अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कितने रूप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? 2। ये आप लोगों को पता ही है कि पहली होती है मौखिक अभिव्यक्ति, और दूसरी होती है लिखित अभिव्यक्ति। ये 2 प्रकार की अभिव्यक्ति होती है। मौखिक अभिव्यक्ति जो अपने मुख उच्चारित होते हैं, मुख से उच्चारित होते हैं, जो सुनते हैं, वो होती है मौखिक अभिव्यक्ति। और लिखित अभिव्यक्ति होती है जो अपने लिखे हुए होते हैं, जो भी शब्द होते हैं वो लिखे होते हैं, मोटे मोटे तौर से अपने उससे करते हैं। और यदि अपने कहें कि मौखिक अभिव्यक्ति का जो विकास होता है वो मातृभाषा के किससे? मातृभाषा के श्रवण। श्रवण मतलब होता है सुनना, पठन, पढ़ना, उच्चारण, उसको बार बार अभ्यास करना, आवृत्ति, बार बार उसको यानी लगातार। ठीक है, आवृत्ति के अभ्यास द्वारा होता है किसका? मौखिक व्यक्ति का। ठीक, किसके द्वारा? मौखिक व्यक्ति का जो विकास है वो मातृभाषा, जो अपनी मातृभाषा होती है, मातृभाषा के श्रवण, सुनने से, पढ़ने से, उच्चारण करने से और बार बार आवृत्ति करने और तथा अभ्यास से अपने जो मौखिक व्यक्ति है उसका विकास होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई मौखिक व्यक्ति की बात। अब अपने करते हैं लिखित अभिव्यक्ति। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए जो लिखित अभिव्यक्ति के लिए शब्द का चयन, किसका? शब्द चयन, समझते जाना। शब्द चयन, वाक्य का गठन, शब्द चयन, वाक्य गठन, विचार क्रम, विचार क्रम में सुबद्धता। किसमें? सुबद्धता, शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग,
का उचित प्रयोग तथा उपयुक्त भाषा शैली तथा उपयुक्त भाषा शैली की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसमें जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसके लिए किसका, एक तो शब्द चयन की आवश्यकता होती है, वाक्य के गठन की आवश्यकता होती है, विचार क्रम की आवश्यकता यानी क्रमानुसार, सुबद्धता होनी चाहिए, शुद्ध वर्तनी मतलब उसका शुद्ध रूप से लिखना चाहिए, विराम चिन्ह का प्रयोग भी उसमें अच्छे तरह से किया हुआ होना चाहिए, का उचित प्रयोग होना चाहिए, जहाँ पे जो जायज है उचित है वहाँ का प्रयोग होना चाहिए, तथा उपयुक्त भाषा शैली का भी उपयुक्त उसमें उपयोग होना चाहिए। ठीक है, ये है लिखित अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक चीजें, ये चीजें उसमें होनी चाहिए। इसमें ये है कि जो अपने विचार होते हैं, विचारों को सुबद्ध लिपि रूप में प्रकट करना, किसको, विचारों को सुबद्ध लिपि रूप में प्रकट करना लिखित अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति होती है। यानी कि जो अपने विचार है उस विचार को सुबद्ध लिपि रूप में यानी अच्छे से उसको लिपि रूप में प्रकट करना, वो ही लिखित अभिव्यक्ति होती है। यानी कि अपने उसको लिख दिया और किसमें, लिपि रूप में, उसमें लिपि होनी चाहिए। ऐसे नहीं कभी अपने संकेत मात्र लिख दे, नहीं, लिपि के रूप में उसको प्रकट करना वो होती है लिखित अभिव्यक्ति। यदि अपने इसकी विशेषताएं की बात करें कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये विशेषताओं में अपने देखें तो वर्णों की सुंदर लिखावट, लिखित अभिव्यक्ति में क्या होती है, वर्णों की सुंदर लिखावट, जो कि बहुत आवश्यक होती है। स्पष्टता होनी चाहिए, वर्ण स्पष्टता होनी चाहिए, समान आकार, स्पष्ट वर्णों की सुंदर लिखावट होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होना चाहिए, समान आकार, शब्द और वर्ण और शब्द के मध्य उचित अंतर। ये जो चारों चीजें हैं ये इसकी विशेषताओं में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। वर्णों की सुंदर लिखावट यानी बहुत सुंदर तरीके से वर्णों को लिखा होना चाहिए, स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ऐसे नहीं कभी आपने अपने मर्जी से लिख दिया वो पढ़ने में नहीं आ रहा। समान आकार यानी आकार समान होना चाहिए। जैसे अब इसमें से कोई भी देख लो, आपने ये सुंदर लिखा हुआ है, इसमें स, द और र, इन तीनों का जो आकार है वो समान है। ऐसे लिखावट देखो, इसमें ल है, ख है, व है और ट है, इनका जो आकार है वो एकदम समान है। ऐसे नहीं कि आपने ल तो बढ़ा भी दिया लिखावट और ख ये, फिर व और ट, ये ल बड़ा है, ख छोटा है, व फिर बड़ा है, ट छोटा है। तो इस तरह की जो लिखावट होगी
इस तरह की, वो अच्छी नहीं होती, सुंदर नहीं दिखेगी। तो इसलिए जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों की जो आकार है वो समान होने चाहिए। जैसे ये लैक है, वैट है, इनका जो आकार है वो समान होना अति आवश्यक है। चौथा है वर्ण और शब्द के मध्य उचित अंतर। वर्ण और शब्द के मध्य उचित अंतर, इसमें ये है, वर्ण तो अपने इसको बोलते हैं, शब्द दो शब्दों को बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के मध्य उचित अंतर होना चाहिए। देखो अब इसमें से कोई भी आप अपने ले लो, जैसे ये लिखने लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने और इन दोनों शब्द है, लिखने और के अलग अलग शब्द हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर और इन दोनों के बीच में अंतर ये समान है। तो इस कारण से जो ये है अच्छा दिखता है, सुंदर लगता है। और इसी चीज को अपने यूं लिखें, लिखने के, ये लिखने के यहाँ पे के कौशल यूं लिखें, ठीक है, तो ये सुंदर नहीं लग रहा। तो इसलिए ये तो हो गया शब्दों में उचित अंतर, यानी कि उचित अंतर से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब आ गया वर्ण। वर्ण जो होता है, आपने कोई भी देख लो, ये क, श और ल, ठीक है, ये वर्ण है। तो इन दोनों के ये जो मध्य है, ये अंतर भी बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। जैसे अपने कौशल यहाँ पे लिखें या कोई भी लिख ले, स्पष्टता, समान आकार, ये देख ले आकार। अब इसको अपने यूं लिखें, तो इन दोनों के जो मध्य अंतर है और इसमें कितना अंतर है, ज्यादा है ना इसमें, तो ये जो वर्ण होंगे, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे या वर्ण होंगे वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये है कि इनके जो बीच में अंतर है वो अंतर समान होना चाहिए, अति आवश्यक है, तभी आपकी जो लिखित अभिव्यक्ति है वो अच्छी हो सकेगी। इसमें आप कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए, कोई भी जो मैंने लिखा है, लिखने के कौशल का सिद्धांतिक पक्ष, इसमें स, त, क, प, श, ये सारे उचित अंतर पे हैं। जितना उचित अंतर होना चाहिए उतना, ऐसे नहीं है कोई तो बहुत ज्यादा छोड़ दिया तो किसी में कम कर दिया, नहीं, सभी में, चाहे वो वर्ण हो चाहे वो शब्द हो, इन सभी में जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, ये सारे जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए, तो इस प्रकार विचारों को, जो विचार होते हैं, विचारों को स्पष्ट शुद्ध रूप से लिपिबद्ध करना क्या होता है, लिखित अभिव्यक्ति होती है। कि इस प्रकार के जो विचार हैं, इस प्रकार के जो विचार हैं, उन विचारों को स्पष्ट शुद्ध रूप में लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करना ही लिखित अभिव्यक्ति है, ठीक है। वर्णों की सुंदर लिखावट, स्पष्टता, समान आकार और वर्ण और शब्द के मध्य उचित अंतर, और ये जो सारे के सारे विचार हैं, इन विचारों को स्पष्ट शुद्ध रूप में लिखित लिपिबद्ध रूप में लिखना ही लिखित अभिव्यक्ति होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो बच्चों, आज का जो अपना था लिखना सीखना का सिद्धांतिक पक्ष, क्या सिद्धांतिक पक्ष, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अपने एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं मोटे मोटे तौर से। देखो, जो अभिव्यक्ति होती है, क्या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना। ये दो रूप से होती है, पहला होता है मौखिक अभिव्यक्ति और दूसरा होता है लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक और लिखित। जो अपने ओरली बोल के विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो होता है मौखिक, और जो लिपि के माध्यम से जो विचार के आदान प्रदान होते हैं वो होते हैं लिखित।
और मैंने ये बताया था कि जो मौखिक व्यक्ति का विकास होता है वो जो मातृभाषा के श्रवण से, पठन से, उच्चारण से, आवृत्ति से और अभ्यास से होता है। किससे? श्रवण यानी सुनने से, पठन से, उच्चारण से, ठीक है, अभ्यास से ये होता है किसका? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास इन चीजों से होता है। इसमें एक आवृत्ति रह गया, आवृत्ति थी यानी उसको बार बार आवर्त करना। ये हो गया मौखिक अभिव्यक्ति, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है श्रवण से, पठन से, उच्चारण से, अभ्यास से और आवृत्ति से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। और जो लिखित अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए शब्द का चयन, वाक्य का गठन, किसका? शब्द का चयन, वाक्य का गठन, वाक्य गठन, विचार क्रम में सुबद्धता, विचार क्रम में सुबद्धता, इन चीज की आवश्यकता होती है। इसमें अपने और चीज जोड़ सकते हैं, उसमें शुद्ध वर्तनी जोड़ सकते हैं, विराम चिन्ह जोड़ सकते हैं, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह। इसके उपयोग से अपने लिखित अभिव्यक्ति का विकास करते हैं। और जो लिखित अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, वो सुबद्ध लिपि में, यानी वो लिपि में होनी चाहिए, सुबद्ध लिपि में, शुद्ध रूप से। इसमें शुद्ध रूप से जो प्रकट करना होता है वही लिखित अभिव्यक्ति होता है। यानी कि विचारों को सुबद्ध लिपि में शुद्ध रूप से प्रकट करना ही लिखित अभिव्यक्ति होती है। अब गौर देख लें, विचारों को सुबद्ध लिपि रूप में प्रकट करना ही लिखित अभिव्यक्ति होती है। अब लिखित अभिव्यक्ति के लिए क्या क्या चीज आवश्यकता होती है, क्या क्या चीज जरूरी होती है? और के वर्णों की सुंदर, वर्णों की सुंदर बनावट या लिखावट, यानी अपने सुंदर उसको लिख रहे हैं या नहीं। दूसरा है स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए, जो भी अपने शब्द या वर्ण लिखे वो स्पष्ट होने चाहिए। समान आकार, उनका आकार है वो समान होना चाहिए। और शब्दों और वाक्यों, वर्णों में, वर्ण, शब्द, वाक्य में उचित अंतर, इनमें अंतर है वो उचित होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है लिखित अभिव्यक्ति। समझ में आ गया होगा? तो बच्चों, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, लिखना सीखना का सैद्धांतिक पक्ष इतना ही। आने वाली क्लास के अंदर हम लेखन का महत्व के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक था लिखने के कौशल का सैद्धांतिक पक्ष, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब जो परसों अपनी क्लास होगी उस क्लास के अंदर अपने लेखन का महत्व, लेखन का महत्व के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।